आपका आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने की खबर आपको बताएंगे। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए। सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कामकाज के रिपोर्ट कार्ड को पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार के 8 साल के कामकाज के तौर तरीके को बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उत्तर प्रदेश उभरा है। निकिता सरीन हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गई है। निकिता, 8 साल सरकार की तमाम उपलब्धियां, सरकार ने हर क्षेत्र में माइलस्टोन जमाए हैं, जनता के हित के लिए काम किया है। निश्चित तौर पर शबाब, सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सोमवार को लोक भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार के जो भी प्रोग्रेसिव कार्य हैं उसका जो खाका है वो प्रस्तुत किया, और इस दौरान पूरे 8 इयर्स में उत्तर प्रदेश के सरकार के कामकाज पर एक झलक रिपोर्ट कार्ड डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, और साथ ही पुस्तिका का विमोचन, उस पुस्तक विमोचन भी हुआ। और पत्रकार वार्ता को कहीं ना कहीं संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बातें कही, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और साथ ही साथ 25 करोड़ प्रदेशवासियों के ये जो एक कोऑर्डिनेशन है उसके प्रयास से आज उत्तर प्रदेश भारत का जो श्रम शक्ति पुंज है उसका अर्थ शक्ति पुंज बनने की ओर अग्रसर है। और साथ ही उत्तर प्रदेश वही है, लेकिन बीते वर्षों में जिस तरीके से परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश का वो किस तरीके से बदल चुका है। हर सेक्टर्स की बात करें, अगर सुरक्षा की बात करें, सुशासन, समृद्धि, सनातन संस्कृति क्षेत्र में जो पहचान उत्तर प्रदेश ने बनाई है उसका एहसास यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 8 वर्ष में पहले जहां पर उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, अब उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ इंजन है वो बन चुका है। लोग उत्तर प्रदेश आने से घबराते थे, जैसे ही गड्ढे शुरू होते थे लोगों को लगता था हम उत्तर प्रदेश में आ गए, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें थी वो समझ नहीं आता था कि उन सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। लेकिन जिस तरीके से एक्सप्रेस वे में लगातार काम हुआ, कई बन चुके हैं, कई ऑलरेडी बनने की कगार पे है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और इन तमाम बंधुओं पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संबोधन था वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हर साल की तरह इस साल भी 8वें वर्ष में 8 साल बेमिसाल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी सरकार के जो मिनिस्टर्स थे वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे, जहां पर उन्होंने अपनी अपनी बातें साझा की। ठीक है निकिता, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे। अगली खबर संभल से आपको बताएंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद से संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई। इसके साथ ही साथ संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की भी आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा के मामले में केस दर्ज है, बिजली चोरी में भी सांसद के ऊपर केस दर्ज है। बर्क के मकान की नापतोल के लिए टीम भी मौके पर पहुंची, और आज संभल में पूरा माहौल जो है वो थोड़ा गर्मा गर्म रहा, क्योंकि जिस तरह वहां पर संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसके जो सदर की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से संभल में पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क की भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं, क्योंकि हिंसा के मामले में भी जियाउर रहमान बर्क पर केस दर्ज है। इसके अलावा बिजली चोरी के मामले में भी उन पर केस दर्ज है, और जो उनका मकान बना हुआ है अब उसकी नापजोख के लिए भी जो टीम है वो पहुंची। आज उसने उनके मकान को नापा जोखा है, क्योंकि शिकायतें इस बात की भी हैं कि उनका जो मकान है वो इल्लीगल बना हुआ है। इन्हीं तमाम चीज़ों की नापजोख करने के लिए जो टीम थी वो पहुंची हुई थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रशासन वहां पर अलर्ट मोड में है, क्योंकि जो संभल की शाही जामा मस्जिद के जो सदर थे उनकी जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद से माहौल वहां पर थोड़ा सा टेंशन भरा था, लिहाजा पुलिस की एक्टिवनेस को बढ़ा दिया गया है। फिरोज आलम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त संभल से सीधे जुड़ गए हैं। और फिरोज, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? शबाब जी, आपको बता दें जिस तरीके से संभल के अंदर
हिंसा भड़कती है सो उसी दिन से लगातार जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क, उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वहीं बात करते हैं आज की, तो जिस तरीके से जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके द्वारा बताया जाता है कि उनका ये पुस्तकीय दुकान है, इसी को लेकर एसडीएम कोर्ट में लगातार उनकी तारीखें पड़ी, लेकिन कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए वहां। और आज जिस तरीके से पीडब्ल्यू की टीम और नगर पालिका की टीम उनके आवास पर पहुंची दीपा सराय, और वहां पर नापतोल भी की है। वहीं आपको एक नजर उनके जिस तरीके से परेशानियां बढ़ रही हैं उस पर आपको डलवा देता हूं, जिससे कि दर्शकों को पता चल जाए कि सांसद जियाउर रहमान बर्क की जो मुश्किलें हैं वो एक नहीं कई हैं। जिस तरीके से हिंसा भड़काने के मामले में भी उन पर मुकदमा दर्ज है, इसके अलावा बिजली चोरी का भी मुकदमा दर्ज है, और साथ ही जिस तरीके से उनका निर्माणाधीन मकान है उसको लेकर लगातार ये चर्चाओं में बने हुए हैं। लेकिन सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से कोई भी संतुष्ट जवाब कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। इसी को लेकर लगातार तारीखें पड़ी, और आज जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी की टीम और जो नगर निगम की टीम है वो मौके पर पहुंची है और बारीकी के साथ नापतोल की गई है। सड़क के किनारे से लेकर अंदर तक की पूरी नापतोल हुई है। उधर जिस तरीके से सांसद का जो निवास है उसमें फिलहाल वहां पर इस समय कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन वही बात करते हैं जिस तरीके से सांसद का बयान आता है लगातार कि ये हमारा पुश्तैनी मकान, हमने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बस आगे की तरफ बनाया है। अब देखते हैं इसमें क्या बड़ी कार्रवाई होती है, क्या एक्शन लिया जाता है, ये एक देखने की बात है। लेकिन वहीं आपको एक बात और बता दें, जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई का जिस तरीके से आज एक बयान भी जारी हुआ है कि सांसद को 41 का नोटिस की कार्रवाई की जाएगी, ये भी एक बड़ी बात है। जी ठीक है फिरोज, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट्स आएंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर संभल के बाद मेरठ से, जहां पर सौरभ हत्याकांड के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सौरभ हत्याकांड में साहिल नहीं बल्कि सौरभ की पत्नी मुस्कान ही हत्या की मास्टरमाइंड। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। साहिल की मृत मां के नाम से स्नैपचैट पर एक अकाउंट बनाया। मुस्कान ने स्नैपचैट से साहिल को मैसेज किया। मैसेज में मुस्कान ने साहिल को सौरभ की हत्या करने के लिए कहा कि सौरभ का वध करोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। साथ ही साथ ये भी लिखा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये स्नैपचैट की तमाम बातें हैं जिसमें साहिल से मुस्कान जो थी वो साहिल की मां के नाम से उसने स्नैपचैट का एक फेक अकाउंट बनाया और उस फेक अकाउंट पर वो साहिल की मां बनकर साहिल से लगातार बात कर रही थी और साहिल को तमाम बातें कह रही थी। जिस तरह से मेरठ में सौरभ की हत्या हुई, उसकी पत्नी और उसके आशिक ने मिलकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके आशिक साहिल ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से तमाम रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और अब ये स्नैपचैट का एंगल सामने आया है। इस स्नैपचैट के मामले में मुस्कान ने एक फेक अकाउंट बनाया स्नैपचैट पर साहिल की मां के नाम से। साहिल जो उसका आशिक था उसकी मां के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया और साहिल को ये बताती रही कि स्नैपचैट पर वो उसकी मां बात कर रही है। अच्छा, बात हास्यास्पद इसलिए भी है क्योंकि साहिल की मां मर चुकी थी। अब मरे हुए लोग भी स्नैपचैट चला रहे हैं, ये बात शायद साहिल को पता नहीं होगी। हत्याकांड में अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब एक नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां पर इस पूरे घटनाक्रम की जो मास्टरमाइंड थी वो मुस्कान थी, क्योंकि मुस्कान द्वारा ही 3 अलग अकाउंट बनाए गए थे स्नैपचैट पर, जिन्हें खुद मुस्कान हैंडल करती थी। सबसे पहला जो अकाउंट है वो जो साहिल है उसकी माताजी जो ज्योति है उनके नाम से बनाया गया था। दूसरा साहिल की बहन समीक्षा के नाम से बनाया था और तीसरा जो अकाउंट है स्नैप का रुख करते हैं। पंकज हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं।
पंकज, रोजाना नए खुलासे। साहिल की मां के नाम से स्नैपचैट अकाउंट चलता था। मरी हुई मां साहिल से कहती थी कि सौरभ की हत्या कर दो। बड़े मामले हैं दिन पर दिन जो परतें खुल रही हैं। बिल्कुल, अब यो स्नैपचैट वाला जैसे ही मामला सामने आया, इसने सबको हिला के रख दिया है। जो मुस्कान है, मुस्कान द्वारा स्नैपचैट पर 3 अकाउंट बनाए गए थे। पहला जो अकाउंट था, जो मरी हुई माँ है साहिल की ज्योति, उनका अकाउंट बनाया गया था। दूसरा अकाउंट जो साहिल की बहन है समीक्षा, उसका। तीसरा अकाउंट सौरभ का बनाया था। और तीनों अकाउंटों को जो हैंडल करती थी वो खुद मुस्कान करती थी। और जिस दिन ये सब कुछ घटना हुई उससे पहले जो है मुस्कान ने अपने मोबाइल से जो है साहिल को स्नैपचैट के माध्यम से मैसेज भेजा था कि सौरभ का वध कर दो। बिल्कुल इसमें साफ है, यानी कि सौरभ और जो मुस्कान है उन्होंने जो है सौरभ की हत्या नहीं की, उन्होंने सौरभ का वध किया है। क्योंकि जिस तरह से इसमें सारी तांत्रिक क्रिया, क्या क्या इसमें तांत्रिक क्रिया की जा रही थी, वे सारी चीजें अब खुल के आने लगी। क्योंकि वध यानी कि अपने आप को जो साहिल है और जो मुस्कान है अपने आप को भगवान समझने लगे थे। और जो फिलहाल सौरभ था उसे राक्षस समझते थे। और राक्षस की भाषा में यानी कि वध करना। तो इन सारी चीजों को लेकर अब जिस तरह से रोज नई परत खुलती जा रही है, पर बेहद ही चौंकाने वाली है। जी शुक्रिया पंकज इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर अंसल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अंसल के ऊपर आज 9 और एफआईआर दर्ज की गई हैं। अंसल एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उत्तर प्रदेश भर में उसके कंस्ट्रक्शन के काम है। गोल्फ सिटी थाने में 9 और एफआईआर दर्ज हुई हैं। पीड़ितों ने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप लगाए हैं। कंपनी के मालिक, अधिकारी, कर्मचारियों पर यह आरोप लगाए गए। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। डेवलपमेंट कंपनी डेवलपर अंसल ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आज अंसल पर 9 और एफआईआर दर्ज हुई। 1.5 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप के मामले में 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं अंसल पर। गोल्ड सिटी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। कंपनी के मालिक, अधिकारी, कर्मचारियों पर यह आरोप लगाए गए हैं। अभिषेक पूरी खबर बता रहे हैं लखनऊ से। अभिषेक, अंसल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, लगातार एफआईआर हो रही हैं, लगातार उनके मालिकान जो हैं वो मुश्किलों में। बिल्कुल बिल्कुल, अंसल की परेशानी हर दिन के हिसाब से सवाब बढ़ रही है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये होने वाली एफआईआरों के सिलसिले आगे भी बढ़ते नजर आएंगे। 7,000 से ज़्यादा लोग हैं जो अंसल से परेशान थे। अंसल उन्हें 10 साल से ज़्यादा वक्त से वादा कर रहा था, किसी को घर, किसी को ज़मीन, किसी को प्लॉट देने के नाम पर, लेकिन वो लोग भटकते रहे। और अब जब अंसल ने अपने आप को दिवाला घोषित किया है, इसके बाद एक लखनऊ के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये कहने के बाद कि अंसल और अंसल से जुड़े हुए लोगों को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा, लखनऊ में होने वाली एफआईआरों की संख्या हाफ सेंचुरी पार कर गई है। और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कोई जॉइंट एफआईआर की जाएगी, जिनमें अंसल से जुड़े हुए सभी लोगों को एक साथ बुलाकर अलग अलग आपराधिक मामले जिनको भी दर्ज कराने होंगे उन्हें एक एयरटाइट केस में तैयार किया जाएगा। जी जवाब। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए अभिषेक। अगली खबर भी लखनऊ से ही है। बेंगलुरु से आए एक कारोबारी के अपहरण के मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बेंगलुरु से एक कारोबारी लखनऊ आया था, उसका अपहरण हो गया और फिरौती मांगने वालों ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, सर्विलांस टीम संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने तत्काल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के सरगना विवेक यादव मौके से भागने में कामयाब रहा। आरोपियों के पास से पिस्तौल, 4 कारतूस, 8 मोबाइल बरामद हुए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बेंगलोर से आए एक कारोबारी का आज अपहरण हो गया। अपहरण के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने अपनी सर्विलांस टीमें एक्टिव की, तो उसके बाद 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। हालांकि जो गैंग का सरगना था वो भागने में कामयाब रहा। कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रवि पूरी खबर बता रहे हैं। रवि, व्यापारी लखनऊ कब आया, क्यों आया, कैसे अपहरण कहां पर हुआ? बिल्कुल, बेंगलुरु से लखनऊ आए कारोबारी की अपहरण की ये पूरा मामला सामने आया है और बदमाश से करीब 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और पुलिस ने सर्विलांस की टीम की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तारी की है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है
गैंग का जो सरगना है विवेक यादव बताया जा रहा है, जो कि मौके से फरार हो गया है। हालांकि आरोपियों के पास से पिस्तौल, 4 कारतूस और 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। फर्जी सिम कार्ड से इंस्टाग्राम पर लोगों को ट्रैप करते थे और इंस्टाग्राम पर साई माला ट्रेडर्स के नाम से जो पेज है वो बनाया गया था और ब्लैक मनी को वाइट करने का झांसा देकर जाले फंसाते थे। कैश डीलिंग के बहाने इनको बुलाया गया था और गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया था और जिसके बाद फिर फिरौती के लिए परिजनों को धमकाकर पैसे ट्रांसफर करवाने का काम करते थे और बिना नंबर की जो कार से वारदात को अंजाम दिया जाता था। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल मुख्य सरगना था वो फिलहाल गिरफ्तार हो गया है और ये जो पूरा मामला है वो इंस्टाग्राम पर जो साई हाला ट्रेडर्स के नाम से ये पूरा जो पेज बनाया गया था और ब्लैक मनी को वाइट करने का झांसा देकर लोगों को फंसाते थे और फिर उसके बाद उनसे पैसों की वसूली करते थे। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए खबर पर, जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर जौनपुर से आपको बताएंगे, जहां पर दबंगों का आतंक देखने को मिला है। दबंगों ने एक स्कूल में घुसकर जबरदस्त तरीके से अपनी दबंगाई दिखाई है। 4 लोगों को लाठी डंडों से पीटा है। दबंगों ने स्कूल के अंदर घुसकर जमकर मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। विद्यालय परिसर में दबंगों ने आतंक मचा रखा है। जौनपुर के इमिनेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल की यह घटना है। रायपुर जमालापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जौनपुर से ये खबर, जहां पर एक स्कूल में घुसकर दबंगों ने गुंडई की है। 4 लोगों को लाठी डंडों से पीटा है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो जौनपुर का मामला, जौनपुर के रायपुर जमालापुर गांव का ये पूरा वाकया है, जहां के इमिनेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जौनपुर से, जहां पर इमिनेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुछ दबंग स्कूल के अंदर घुस आए और उन्होंने स्कूल में तोड़फोड़ की। 4 लोगों को लाठी डंडों से पीटा है। मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।